तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 4 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसकी टाइमिंग है 4:30 से 6:30 बजे। ठीक है। आज के जो प्रश्न है, काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में पिंटू प्रजापति जी ने भेजे हैं। हमने सुबह भी आपको बताया था कि इनका एग्जाम है, तो ये हमको काफ़ी सारे प्रश्न भेजने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू प्रजापति जी का। इनको जितने प्रश्न याद थे, इन्होंने तुरंत हमारे पास में वो सारे प्रश्न भेज दिए। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ में। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस और साइंस की बात करेंगे, उसके बाद में मैथ की बात करेंगे, फिर आपका इंग्लिश और फिर आपका हिंदी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है। आज आपके इंग्लिश में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, तो क्या परिवर्तन है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इन्होंने काफ़ी सारे 2-3 प्रश्न हमको जो है मैथ्स के भी बताए हैं, तो मैथ्स के भी प्रश्न आज हमको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर भी बताने वाले हैं। आज का सुबह वाली शिफ्ट भी कठिन आई थी और शाम वाली शिफ्ट भी यहाँ पर कठिन देखी गई है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे। तो आज का पहला प्रश्न था, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। सही आंसर आपका हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। ये कुछ सरल सवाल हैं जो लोगों को याद रहे हैं। तो देखिए, किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। ठीक है। तो ये ध्वनि के वेग की परिभाषा हो गई। देखिए, शुष्क वायु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु की सर्वाधिक जो गति होती है वो आपको ठोस माध्यम में देखने को मिलती है। वो यानी कि वायु सर्वाधिक जो गति करती है वो ठोस माध्यम में सर्वाधिक गति करती है। इसका उदाहरण आपकी रेल की पटरियों पर आती हुई रेल जो है, उस पर अगर आप कान रखेंगे तो आपको सुनाई देगा कि रेल जो है कितनी दूर पहुंच चुकी है। एज कंपेयर टू जब रेल का हॉर्न सुनाई पड़ता है, उससे पहले आप जो है रेल की पटरियों से पता लगा सकते हैं। इससे यह कन्फर्म होता है कि जो आपकी ध्वनि है वो पहले ठोस में ज़्यादा गति करती है और आपका वायु वगैरह में कम गति करती है। ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो याद रखना, श्री पट्टाभी सीतारामैया जो हैं वो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया हैं। पहले भी इस प्रश्न के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं एग्जाम एनालिसिस में। पहले भी इसके बारे में हम आपको पूरा बता चुके हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आगे बन सकते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया थे। अगला है, मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल आपसे अगर पूछा जाए तो सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। ठीक है। वह भारत की दूसरी महिला प्रशासनिक सेवा अधिकारी थी जब वह 1952 में आईएएस में शामिल हुई थी। तो आईएएस बनने वाली दूसरी प्रशासनिक महिला सेवा अधिकारी थी। साथ ही साथ में सरला ग्रेवाल जो है वो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, ये भी प्रश्न आगे पूछा जाएगा। तो उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मुझे लगता है इससे सरल प्रश्न और कोई होगा नहीं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अगला है, आईआर किसका संकेतक होता है, यह आपसे पूछा था। तो आईआर जो है वो आपका इरिडियम का संकेतक होता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। इरिडियम की बात करें तो इसका संकेतक आईआर होता है। परमाणु संख्या इसकी 77 होती है। धातुओं के प्लेटिनम समूह का एक सदस्य है आपका इरिडियम। इस सबसे पहले इसे तेन्ना ने ऑस्मिड इरिडियम नामक मिश्रण से इसको प्राप्त किया था। तो खोज किसने की थी, तेन्ना ने जो है इसकी खोज की थी। यह भी आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में खोज से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, यानी कि जो आपका स्नानागार जो है बृहद, सबसे बड़ा स्नानागार जो है, महान स्नानागार जो है वो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। देखिए, तो महान स्नानागार पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 मीटर ऊंचा है। ये यहाँ पर जो डायमेंशन है, ये आपकी डायमेंशन एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम में पूछी गई थी, इसलिए हमने डायमेंशन भी आपकी कवर करा दी। कभी कठिन प्रश्न बने, क्योंकि आजकल जो है जो आपका एग्जाम है वो काफ़ी कठिन बनना शुरू हो गया है, तो वहाँ पर आपसे ये डायमेंशन भी पूछी जा सकती हैं। तो डायमेंशन भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का संकेतक क्या होता है। 2 संकेतक आपके आवर्त सारणी से पूछे गए थे। ऑक्सीजन का संकेतक O होता है, आप सबको पता है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। 1774 में इसकी खोज हुई थी। 1774 में जब जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, तो उन्होंने सदियों पुराने सवालों के जवाब दिए कि चीज़ें क्यों और कैसे जलती हैं। इस बात का पता ऑक्सीजन के माध्यम से ही पता चला। ठीक है।
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न आपका पूछा गया था। ये सिंपल प्रश्न है जो लोगों को याद रहे हैं। बाकी लगभग 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर के थे जो लोगों को याद ही नहीं रहे थे, काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी नहीं याद हुए, तो उन प्रश्नों पर अभी हमारी पहुंच नहीं हो पाई है। जैसे ही वो प्रश्न धीरे धीरे हमारे पास में आते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए देखिए, तो 9 दिसंबर को हुई पहली बैठक में संविधान सभा ने अपना पहला कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना। यानी कि जो कार्यकारी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना मेरा भाई अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है। किसी वस्तु को जलाने पर सबसे ज़्यादा उसमें से क्या निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से सबसे ज़्यादा निकलती है। जो धुएं का काला रंग होता है वो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही निकलता है, ठीक है। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो जीवाश्म ईंधन के दहन के दौरान बनने वाले कौन कौन से उत्पाद हैं? उसी क्रम में है, जो सबसे ज़्यादा बनता है वो सबसे पहले, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ठीक है। तो प्राथमिक प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगी, फिर सल्फर निकलेगी, फिर नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। ये सब कुछ अगर आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो इसी जो है माध्यम में, इसी क्रम में ये निकलती है। नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीज़ें किसी भी वस्तु के दहन में निकलती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन परिवर्तित कर देता है? तो जब अम्ल आप नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो ये जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल बदल देता है। तो लिटमस का मुख्य उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि अगर हमें किसी भी विलयन के बारे में पता करना है कि अम्लीय है क्षारीय है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं। नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पत्र क्षार या अम्ल के संपर्क में आने पर ये जो है नीला हो जाता है। रंग में यह परिवर्तन 4.5 से 8.3 के pH रेंज में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। अगर आप एक लाइन मात्र रखेंगे, अनील, अनील, अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो आप यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आ से हो गया अम्ल, ना से हो गया नीले रंग को लाल में परिवर्तित कर देगा। यानी कि जो अम्ल है वो लिटमस पत्र के नीले रंग को लाल में बदल देगा। बस इतना आपको याद हो गया तो आपको सारी चीज़ याद हो जाएंगी। क्षार के बारे में याद हो जाएंगी। क्षार क्या करेगा? क्षार इसका जस्ट उल्टा कर देगा, ठीक है। नीले को लाल में बदल देगा, लाल को नीले में बदल देगा। इस तरह से इसका परिवर्तन होता है। अनिल शब्द अगर आप याद रखेंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कारखानों से पानी जो निकलता है वो किस वजह से प्रदूषित होता है? मतलब कारखानों से जो चीज़ें निकलती हैं तो पानी में प्रदूषण कैसे करती हैं, ये कुछ आपका यहाँ पर पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस पूछा गया था। चलिए बता देते हैं। तो देखिए, विभिन्न उद्योग धंधों से मुख्य पदार्थ के निर्माण के साथ साथ कुछ अन्य अनुपयोगी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थ प्रायः हानिकारक होते हैं। जब कारखानों में इन अपशिष्ट पदार्थों की निकासी की व्यवस्था उचित नहीं होती है तब उसे नदी और तालाबों में छोड़ देते हैं, जिससे जो है जल प्रदूषित हो जाता है। तो कारखानों के द्वारा जो है जल का काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है, और ये खतरनाक प्रदूषण होता है क्योंकि कारखानों से जो आपके मतलब कि जो अपशिष्ट निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धातुएं बहुत सारी मिली रहती हैं, ठीक है। काफ़ी केमिकल, रसायन वगैरह ये सब मिले रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जल को हानि पहुँचती है। तो देखिए, पर्यावरण से भी 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो पर्यावरण को आपको देख करके चलना है। अब यहाँ पर व्यापम ने पर्यावरण की तरफ रुख कर दिया। पहले पर्यावरण से कम प्रश्न पूछे जाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न बनते थे। अब पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से भी प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं। तो आगे आपका MP पुलिस का एग्जाम होने वाला है, MPSI का। आपको पर्यावरण अच्छे से पढ़ करके जाना है। चलिए बात करते हैं हिंदी में आज क्या क्या पूछा गया था। तो हिंदी में आपके 2 विलोम शब्द पूछे गए थे, 2 प्रश्न आपके क्रिया के पूछे गए थे, 2 प्रश्न लोकोक्तियों के पूछे गए थे, एक आपका मुहावरा पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, एक प्रश्न आपका छंद का, एक प्रश्न आपका अलंकार का, एक प्रश्न आपका शब्द युग्म से पूछा गया था, वाक्यों को क्रम संयोजन से एक प्रश्न था, उसके अलावा वाक्य के प्रकार कैसे होते हैं उससे एक प्रश्न था, और कारक और विभक्ति से भी एक प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव वॉइस से 2 प्रश्न थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से यहाँ पर कुछ लोगों ने 2 बताया है, कोई कुछ बता रहे हैं कि 7 से 8 प्रश्न तक जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन से पूछे गए हैं। तो नरेशन का वेटेज अब बढ़ रहा है। नरेशन के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप सर्च करना नरेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाय सक्सेस जंक्शन, तो ट्रिक वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, उसको जरूर देख करके जाना, क्योंकि नरेशन कुछ लोगों ने बताया कि 7 से 8 तक नरेशन आज पूछे गए हैं। तो नरेशन अब आगे की शिफ्ट में भी ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी एंटोनिम की बात करते हैं, 3 एंटोनिम पूछे गए थे, 3 आपके सिनोनिम्स पूछे गए थे। एंटोनिम सिनोनिम्स की हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। जो एंटोनिम सिनोनिम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनकी वीडियो हम आपको, हो सकता है कल सुबह तो हम करंट अफेयर लेकर के आएंगे, कल दोपहर में आपको वो वीडियो मिल जाएगी एंटोनिम्स सिनोनिम्स वाली, ठीक है।
बाकी पीक्यूआरएस के 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं। पीक्यूआरएस की भी वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो के अंत में आपको यहाँ पर पीक्यूआरएस की वीडियो देखने को मिल जाएगी। बाकी जीके जीएस साइंस के जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना दी है। सर्च करना जीके जीएस ऑल शिफ्ट बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। वैसे इस वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पर उसको भी टैग कर देंगे, तो उसको भी आप देख करके जाएंगे। अब तक 79 प्रश्न वहाँ से रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी 2 प्रश्न थे। अगर बात मैथ्स की करते हैं तो मैथ्स में आपका प्रॉफिट लॉस से एक प्रश्न दिखा गया था। एक प्रश्न यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का आया था। 81 की पावर 4 थी और 9 की पावर 3 थी। इसका जो है डिवाइड करने के बाद में क्या इसका आंसर आएगा, इस ये आपका पूछा गया था। उसके बाद 2 रेलगाड़ियाँ समांतर क्रम में चल रही हैं, उनकी गतियों का अनुपात 9:8 है। यदि पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 810 किलोमीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपको ज्ञात करना था। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से एक प्रश्न था। मेंसुरेशन से एक प्रश्न था। एक प्रश्न आपका समांतर चतुर्भुज से देखने को मिला है। नंबर सिस्टम से 3 प्रश्न थे जो कि काफ़ी कठिन थे, यानी कि पॉइंट पॉइंट जो है होता है, यहाँ तक आपका पॉइंट के 3 अंकों तक आपसे जो है कैलकुलेशन पूछा जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली थी। इस तरह के प्रश्न आपके नंबर सिस्टम से पूछे गए थे, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए जिनका भी आगे एग्जाम है। ठीक है, बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज से एक प्रश्न था। एचसीएफ एलसीएम से एक प्रश्न था। नाव और धारा से एक प्रश्न था। सरलीकरण का आपको हमने बता दिया। 2 से 3 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिले हैं। एक प्रश्न आपका माध्य से भी देखने को मिला है। क्रमचय संचय का कल एक प्रश्न आया था, आज क्रमचय संचय नहीं देखने को मिला है। ठीक है, चलिए टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं कि आज के टॉप 5 स्कोर क्या क्या हमको देखने को मिले हैं। तो टॉप 5 स्कोर में 69 नंबर, 69, 67, 66, 62 और 58, यानी कि लगभग मतलब 70 के आसपास कोई भी नहीं जा पाया। 70 से ऊपर किसी के भी नंबर नहीं आए हैं, यानी कि अब एग्जाम का लेवल अप हो गया है। एग्जाम का लेवल कठिन आ रहा है। सबसे ज़्यादा गौर जो है वो आपके करंट अफेयर पर किया गया। 10 से 12 प्रश्न तक जो है आपके करंट अफेयर के पूछे गए हैं। तो याद रखना, जनवरी फरवरी की करंट अफेयर अपलोड कर चुके हैं 2 दिन पहले, वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। और आपका मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगी। सुबह की शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भाई। ठीक है, तो हम जल्दी से जल्दी वो वीडियो डालने का प्रयास करेंगे मार्च और अप्रैल। ठीक है ना, इसकी करंट अफेयर कल आपको सुबह मिल जाएगी। यहीं तक की करंट अफेयर आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, और अभी जो जनवरी फरवरी की अपलोड की उसको जरूर देख करके जाना। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ 24 घंटे बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा सक्सेस जंक्शन लाइव चैनल है। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी मटेरियल आपको मिल जाते हैं। जैसे कि आप इसको पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम पर चाहिए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन लाइव। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो यहाँ पर आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी नोट्स, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल रैंक 1 के नोट्स हमको मिल गए हैं। तो सारे नोट्स आपके फिजिक्स के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, वो नोट्स हमने कल यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र जो फॉर्मूला बुक है वो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगी आदित्य रंजन सर की। उसके बाद वोकैबुलरी की जो बुक है मैम की, वो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगी। किरण की काफ़ी सारी किताबें आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएंगी। तो ये सारी किताबें आप जो है स्टडी मटेरियल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के। ठीक है, तो इसको तभी ज्वाइन कर पाएंगे आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चैनल की लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ऑलरेडी आप जो है सर्च करेंगे, इसी में आपको इस चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। दोनों चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लगातार आपका 20 जून तक एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आने वाले हैं। इसके बाद में आपका एमपी पुलिस, एमपी एसआई का भी एग्जाम एनालिसिस हम कराने वाले हैं। एसएससी के भी एग्जाम एनालिसिस हम कराएंगे। ठीक है, चलिए आप अपने प्रश्नों को, जितने प्रश्न आपको याद है, 2-3 जितने प्रश्न आपको याद रहे, आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं कल सुबह सबसे पहले करंट अफेयर वाली वीडियो में। उसके बाद कल आपके 3 एग्जाम है, 3 शिफ्ट में एग्जाम है। जिन लोगों का कल एग्जाम है भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उसी हिसाब से हम करंट अफेयर की वीडियो डाल देंगे। ठीक है, और अपने प्रश्नों को मेरे भाई इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करना है जिनका भी कल एग्जाम है। चलिए जल्द ही मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।